विराज की एजुकेशन अंग्रेजी मीडियम से हुई थी, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी भाषा को अच्छे से समझ सकता था। जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका मन भंवरे की तरह गुनगुना रहा था, क्योंकि जैसा धनंजय काका ने उसे बताया था, वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। जैसे ही विराज उस पर अपने साइन करेगा, जिंदल ग्रुप के 15% शेयर उसके नाम के हो जाएंगे। और एक ख्याल उसे कावरा बावरा बना रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ने के बाद विराज जिंदल को यह भी एहसास हुआ था कि ना तो वो कोई सपना देख रहा है और ना ही उसके साथ कोई गंदा खेल खेला जा रहा है। इसलिए तुरंत ही विराज ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दिए। और तभी अचानक से उसके शरीर में एक विचलित हलचल होने लगी और उसके दिमाग के कोने से एक कठोर आवाज आई, डियर गेस्ट, अब कुबेर सिस्टम को खोलने की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से शुरू हो रहा है। हाँ, सिस्टम? अभी विराज ने अपने मन में उस आवाज को लेकर शक पैदा ही किया था कि उसे अपनी जेब में हल्की वाइब्रेशन महसूस होने लगी। और जैसे ही विराज ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला, उसे महसूस हुआ कि गोपी काका द्वारा दिए गए धन का राजा कुबेर उसकी जेब में हलचल मचा रहा था। विराज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी हरकतों में कोई शक नहीं देखा जा सकता था। विराज शांत भाव से अपने द्वारा साइन किए उस कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों को पलटने लगा था। आश्चर्य की बात ये नहीं थी कि विराज उस कॉन्ट्रैक्ट की अंग्रेजी समझ रहा था। आश्चर्य की बात ये थी कि महज 18 साल की उम्र में विराज उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बिजनेस से संबंधित सभी बातों को समझ पा रहा था। लेकिन आखिर ये सब कैसे? क्या विराज महज नाटक कर रहा था? धन के राजा कुबेर के सिस्टम में तुम्हारा स्वागत है। ये सिस्टम गोल्ड ईटिंग ग्रोथ टाइप सिस्टम है। जैसे जैसे तुम सोने को निगलने वाले मशीन को पूरा करोगे, वैसे वैसे ये सिस्टम तुम्हें उसी अनुसार इनाम देगा। गेस्ट के लिए सोने निगलने वाला बिगनर गिफ्ट पैक खोला जाए, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे मानो कोई खेल चल रहा हो, वैसे ही विराज भी उस सिस्टम को ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखें अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही गड़ी हुई थी। सभी गुण प्राप्त करने वाली गोली प्राप्त करने के लिए गेस्ट को बधाई। 10 टैलेंट पॉइंट प्राप्त करने के लिए बधाई। बिजनेस के लिए बेसिक सपोर्ट किट अनलॉक करने के लिए बधाई। बेसिक सीक्रेट शस्त्र को प्राप्त करने के लिए बधाई। एक भीनी मुस्कान के साथ विराज भी अब इस सिस्टम और इस खेल का हिस्सा बन गया था और उसके चेहरे को देखते हुए ये मालूम हो रहा था कि विराज इस खेल के लिए पूरी तरह से तैयार था। एकाएक जग्गी के 2 कदम विराज जिंदल की तरफ बढ़े और अपनी बेसब्री तोड़ते हुए उसका मुंह खुला। छोटे मालिक, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं? ये कहते हुए विराज ने पेन और कॉन्ट्रैक्ट जग्गी को थमाया और अपने चेहरे पर एक चतुर मुस्कान लाते हुए अपने मुंह से कुछ शब्द बाहर निकाले। इस कॉन्ट्रैक्ट में बिजनेस से जुड़े कई शब्द गलत लिखे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से और दोबारा से चेक करवाओ। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर मुनावर के तो तोते उड़ गए और तुरंत ही उसने वो कॉन्ट्रैक्ट जग्गी के हाथों से लिया और उसे पढ़ने लगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए मुनावर को एहसास हुआ कि विराज ने उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शब्दों की गलतियां पहचान ली थी और इसी के साथ मुनावर की चुप्पी भी लाजमी थी। एक तरफ मुनावर के तोते उड़ गए थे तो दूसरी तरफ धनंजय काका की आंखों में एक अलग चमक देखने को मिली और उस चमक के साथ और अपने होठों पर मुस्कान लिए धनंजय काका ने अपना मुंह खोला। छोटे मालिक, क्या आपको बिजनेस से जुड़ी हर बात समझ में आ गई? हाँ, थोड़ा बहुत। ये कहते हुए विराज का हाथ अपने सर पर गया और एक शांत मुस्कान के साथ विराज ने अपना सर खुजलाया, जिसे देखकर धनंजय काका की मुस्कान भी और गहरी हो गई। हालांकि वो बात अलग है कि विराज को जल्द ही एहसास हो गया था कि ये सब उसके दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि ये सब तो धन के राजा कुबेर के सिस्टम की बदौलत हुआ है, जो उसे गोपी काका ने दिया था। और अब तो विराज को लगने लगा कि ये धन का राजा कुबेर का सिक्का उसे अलौकिक शक्तियों से भरने वाला है और विराज भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कल तक मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था, आज सुबह में मुझे बेइज्जत किया गया, लेकिन एक झटके में मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दिया।
क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं, ये हकीकत है। ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं अब गरीब नहीं रहा। मेरे दादाजी शमशेर जिंदल हैं। अब वड़ा पाव को तो देखूंगा भी नहीं। अब विराज के मन में ख्याली पुलाव बनने लगे थे, वो भी शाही पुलाव। और विराज अंदर ही अंदर बेहद खुश नजर आ रहा था। बहुत बढ़िया छोटे मालिक, आपको इस तरह बिजनेस के बारे में जानकारी है, ये देखकर आई एम इम्प्रेस। और ये बताना चाहूंगा कि बड़े मालिक के आदेशानुसार मुंबई शहर में जिंदल ग्रुप का सारा बिजनेस आपके नाम पर किया जा रहा है। और तो और बड़े मालिक ने तुरंत ही आपको 1 अरब रुपए देने को कहा है शुरुआत के रूप में, जिससे आप अपने आप को बिजनेस के संचालन से पहचान सके और उन्हें भी इस बात का यकीन हो जाए कि आप बिजनेस संभालने में पूरी तरह निपुण हैं। मुस्कुराते हुए धनंजय काका ने अपनी बात रख दी थी। 1 अरब, 1 बिलियन, पता नहीं उसमें कितने जीरो होंगे। मनी मन ये सोचते हुए विराज ने अपने थूक को गले से नीचे उतारा और तुरंत ही जी सर बिल्कुल, क्यों नहीं, कहते हुए विराज ने धनंजय काका के सामने अपनी इज्जत का रिजल्ट सौंपा। सर नहीं छोटे मालिक, आप मुझे धनंजय काका कहिए। ये जग्गी है और ये मुनावर, ये सभी बड़े मालिक के आदेश पर काम करते हैं और आज से आपके आदेश पर भी काम होगा। एक तरफ विराज के सामने इंट्रोडक्शन का चैप्टर शुरू हुआ तो वहीं दूसरी तरफ क्या 1 अरब रुपए। इशिता, जिसने थोड़ी देर पहले विराज जिंदल को नंगा कहा था, उसे एक झटके में जब पता चला कि विराज रातों रात अमीर बन गया है तो वो एक कोने में खड़ी थर थर कांप रही थी। अभी इशिता के मन में बस यही एहसास था कि विराज को उसकी कहीं बात का बुरा ना लगा हो और अब विराज उसकी इंसल्ट ना कर बैठे। इस उम्मीद के साथ वरुण अग्रवाल के मन में भी हलचल का दौर जारी था। लेकिन क्या विराज इशिता की बातों को भूल गया था? क्या विराज इतनी आसानी से अपनी इंसल्ट को भूल सकता था? नहीं, कभी नहीं। विराज ने तुरंत ही अपनी नजर इशिता पर डाली और एक चतुर हाव भाव से अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेरी दोस्त इशिता, मुझे याद है कि तुम्हारे पिता की मुंबई शहर में एक फैक्ट्री है। क्या वो अभी खुली है? हाँ, लेकिन क्यों? डरते डरते इशिता के मुंह से कुछ शब्द बाहर निकले। इशिता के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज के कदम इशिता की तरफ बढ़े। बहुत बढ़िया, कहते हुए विराज ने इशिता की पीठ थपथपाई और तुरंत ही धनंजय काका की तरफ देखते हुए बोला, जाइए इंतजाम कीजिए, मैं इशिता के साथ एक कलीग के तौर पर वहां जाना चाहता हूँ। अब हर कोई अमीर बनेगा, हर दंगा अमीर बनेगा। एक बिजनेस टाइकून के साथ जाना उसके परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था और जैसे ही इस बात का एहसास इशिता को हुआ, वैसे ही उसने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए विराज से कहा, यार विराज, मैं गलत थी। मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी पास्ट की बातों को याद नहीं रखोगे। प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो। अच्छा, मैं नंगा, मैं गरीब, ये सब तुम्हारे लिए मजा है, लेकिन ये होती है किस्मत इशिता। और अगर ये मेरे हाथ लगी है तो तुम लोगों को कैसे माफ कर दूं? तुम लोगों ने मेरा इतना दिल दुखाया है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। विराज के मन में चल रही ये बदले के भाव नहीं थे, बल्कि ये वो उत्सुकता थी जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। और आज जब पहली बार उसने अपने आप को इस काबिल देखा तो आखिर वो कैसे पीछे हट सकता था। धनंजय काका अपने काम में अव्वल थे, जिसे लोकल भाषा में 1 नंबर भी बोला जाता है, और वो विराज की बातों को बखूबी समझ गए थे। इशिता के पिता मार्बल और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे और उनके पास कई फैक्ट्री थी, लेकिन देखते ही देखते एक दिन के भी कम समय में इशिता के पिता की सारी फैक्ट्री पर जिंदल ग्रुप का कब्जा हो गया था। दोपहर तक सारी मशीनरी, उपकरण और प्रोफेशनल टेक्नीशियंस को जिंदल ग्रुप में शामिल कर दिया गया। और अगले दिन जब इशिता के पिता उठे तो उनके सामने जो मजायरा पेश हुआ, उसे देखकर उनके पैरों की जमीन खिसक गई थी। इशिता के पिता के लिए इससे भी बुरी बात ये थी कि उनके हाथ से सारे क्लाइंट्स भी फिसल गए थे और वो सभी अपने ऑर्डर कैंसिल करवा चुके थे। ये वो क्लाइंट्स थे जिनकी मुंबई शहर में काफी इज्जत थी, लेकिन उनके सामने स्थिति चुनौतीपूर्ण नहीं थी। इशिता गढ़वाल के पिता या जिंदल ग्रुप को चुनने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगा।
गिरगिट के माफिक सभी क्लाइंट्स ने अपने रिश्ते गढ़वाल परिवार के साथ तोड़ दिए थे, और तोड़े भी क्यों नहीं। सामने रईस के रईस जिंदल परिवार और शमशेर जिंदल का पोता जो था, उन क्लाइंट्स के लिए घाटों में जाना फायदेमंद था, बजाय इसके कि वो जिंदल परिवार से मुसीबत मोल ले। और अब चूंकि गढ़वाल परिवार के पास कोई भी ऑर्डर नहीं थे, इसलिए जिंदल ग्रुप ने उनकी फैक्ट्री को खरीदने की भी कोई कीमत नहीं चुकाई। विराज जिंदल ने गढ़वाल परिवार की सारी फैक्ट्रीज को डंकी की चोट पर हड़प लिया और धनंजय काका के सामने अपने बिजनेस के तौर तरीके के पहले पार्ट का शानदार तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। इशिता के पिता अपने चेहरे को सड़ाते हुए अपने ऑफिस में बैठकर एक के बाद एक सिगरेट को फूकते जा रहे थे, और उनके सामने उनकी बेटी एक कोने में रोते बिलखते हुए खड़ी थी। बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो, वैसे ही दिमाग का दही हो गया है, गूंगी फिल्म। एक जोरदार आवाज के साथ इशिता के कान में अपने पिता के स्वर गूंजे, और इसी के साथ इशिता की हालत भी ज्यादा टाइट हो गई थी। इशिता ने अपने पिता को बताया कि कैसे उसने विराज जिंदल को बुली किया और वो रातों रात अमीर बन गया। साथ ही साथ इशिता को अपने पिता के बिजनेस पर हुए असर का भी बुरा लग रहा था, और उसने अपने पिता से कहा, डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस लूजर का भाग्य इतना अच्छा होगा। किसने सोचा था कि वो शमशेर जिंदल का पोता निकलेगा। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है डैड। इशिता के पिता का क्या रिएक्शन होगा? क्या अशोक गढ़वाल अपनी बेटी की बातों को समझेंगे, या फिर उनके घर में अब बाप बेटी के बीच महाभारत छिड़ेगी? क्या विराज के इस रूप को देखकर जानवी में भी कुछ बदलाव आएंगे? विराज अब जिंदल ग्रुप के बिजनेस को आसमान की किन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा? क्या विराज साबित कर देगा कि शमशेर जिंदल के वारिस बनने का हक सिर्फ उसे जाता है? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट FM।